नमस्कार, सुस्वागतम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आज के एक बिल्कुल नए लेक्चर में। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा सल्तनत कालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत कालीन शासकों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसे दूसरा सिकंदर भी कहा जाता है, सिकंदर ए सानी के नाम से भी यह जाना जाता है। इसका वास्तविक नाम अली गुरसास्प था और शासन सत्ता अपने हाथों में लेने के पश्चात इसने कई प्रकार के परिवर्तन भी किए और सल्तनत को शक्तिशाली बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जब यह शासक बनता है अलाउद्दीन खिलजी, तो सबसे पहले यह सिंहासन प्राप्त आसान तरीके से नहीं करता है, बल्कि ये 1296 ईस्वी में अपने चाचा 1296 ईस्वी में अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करता है और हत्या करने के बाद यह शासन अपने हाथों में ले लेता है, स्वयं को यह सुल्तान घोषित कर देता है। इसके चाचा के द्वारा ही इसका पालन पोषण किया गया रहता है, लेकिन महत्वाकांक्षा जो रहती है वो इसकी इतनी बढ़ जाती है कि यह अंततः अपने चाचा की हत्या करके नियंत्रण अपने हाथों में लेने के बाद 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक शासन करता है। सबसे पहले जब ये शासन अपने हाथों में लेता है तो इसे कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन सभी में प्रारंभिक कठिनाइयां जो रहती हैं इसके लिए चुनौतियों के रूप में, उसमें दिखता है गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, देवगिरी जैसे राज्यों को अपने नियंत्रण में लेना। ये इसके लिए प्रारंभिक चुनौतियां रहती हैं, क्योंकि ये राज्य जो रहते हैं इन्हें सल्तनत में मिलाना साम्राज्य विस्तार के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। तो यह इन राज्यों को अपने नियंत्रण में लेने के लिए कई प्रकार के कदम उठाता है, इन पर आक्रमण करता है। इसके साथ ही साथ मंगोल समस्या का भी इसे सामना करना पड़ता है, जिसमें इसे कई बार मंगोलों का आक्रमण देखना पड़ता है, जिसका यह सामना करता है। मंगोलों को यह बुरी तरह पराजित भी करता है। साथ ही साथ पॉइंट अनदर आता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है, जब यह शासक बनता है अपने चाचा की हत्या करने के बाद, तो क्या किसी ने इसके खिलाफ विद्रोह नहीं किया? तो इसका जवाब है कि विद्रोह करने की लोगों ने कोशिश तो जरूर की, लेकिन जब इसने शासन अपने हाथों में लिया तो इसने विशाल मात्रा में सोने को लोगों के बीच में वितरित किया था, या आप कह सकते हैं खुले हाथों से लोगों के बीच में स्वर्ण का वितरण किया था, जिसके कारण इसकी सारी जो गलतियां थी, इसके जो सारे कृत्य थे, उन सभी को लोगों ने नजरअंदाज कर दिया। उन्हें सिर्फ और सिर्फ स्वर्ण की चमक दिखाई दे रही थी, और यही कारण है कि शासक बनने के पश्चात इसके खिलाफ विद्रोह जो होने थे, या जिस तरह की प्रतिक्रियाएं सामान्य तौर पर होती हैं सत्ता परिवर्तन होने पर, वह इसके समय में तुरंत दिखाई नहीं दी। लेकिन आगे चलकर इसे भी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसमें इसके समय काल में भी विद्रोह हुए। शुरुआती दौर में जब यह शासक बना उसी समय इसे विद्रोहों का सामना करना पड़ा। तो 4 मुख्य विद्रोह जिनका इसे सामना करना पड़ा, जो इसके लिए चुनौतीपूर्ण भी थे, वो थे: पहला, नव मुसलमानों का विद्रोह। जो मंगोल थे, वे मंगोल जो मुसलमान बने थे, उनके द्वारा किया गया विद्रोह, यह इसके लिए पहली चुनौती थी विद्रोह के रूप में। दूसरी चुनौती जिसका इसने सामना किया वह थी अकत खां का विद्रोह। तीसरी जो चुनौती थी वह थी मलिक उमर तथा मंगू खां का विद्रोह। और चौथी चुनौती जिसका इसने सामना किया वह था हाजी मौला का विद्रोह। समस्या ये थी कि ये विद्रोह आखिर हुए कैसे, कब हुए, और इसकी शुरुआत कब कब हुई, उसमें अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे उसका सामना किया, इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो 9 मुसलमानों का जो विद्रोह हुआ यह होता है 1299 ईस्वी में। 1299 ईस्वी में गुजरात विजय के अभियान के दौरान जो लूट का माल रहता है, या लूट की जो आप कह सकते हैं राशि रहती है, उस लूट की राशि में से राज्य का हिस्सा लेने के लिए उलुग खां के द्वारा जब कदम उठाए जाते हैं, तो 9 मुसलमान जो थे उनके द्वारा इसे मींस इनकार कर दिया जाता है। वे विद्रोह पर उतारू हो जाते हैं और फिर उसके बाद शाही शिविर में हमला कर देते हैं। इस घटना में नुसरत खां का भाई और अलाउद्दीन का भांजा मारा जाता है, और साथ ही साथ जो 9 मुसलमान थे उनके द्वारा विद्रोह की ये जो घटनाएं थी ये बढ़ती जा रही थी। तो तुरंत उलुग खां नुसरत खां के साथ मिलकर जितने भी सैनिक थे, शाही सैनिक थे, उनको एकत्र करता है, और एकत्रित करके तुरंत में जवाबी कार्यवाही करता है, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः
होता ये है कि जो विद्रोही सैनिक है वो भाग खड़े होते हैं, और विद्रोही सैनिकों के भाग जाने के पश्चात जो सेना है वो वापस फिर जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचती है, अलाउद्दीन खिलजी को जब इस बारे में जानकारी मिलती है तो वह विद्रोहियों के विरुद्ध बहुत ही सख्त कार्यवाही करता है। उनकी पत्नियों को, उनकी स्त्रियों को, उनके बच्चों को बहुत कठोर दंड दिए जाते हैं। उनकी स्त्रियों को अपमानित किया जाता है और माताओं के सामने ही उनके बच्चों का सर कलम कर दिया जाता है, और 9 मुसलमानों का भी कत्लेआम कर दिया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि पहली बार ऐसा था कि इतने बड़े पैमाने पर किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा किए गए कृत्य के लिए या लोगों के द्वारा किए गए कृत्य के लिए उनके परिवार के सदस्यों को दंड दिया गया था। यह पहली बार ऐसा था। साथ ही साथ यहाँ पर हमें यह भी देखने के लिए मिलता है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई इस कार्यवाही के पश्चात लंबे समय तक दिल्ली में डर और खौफ का माहौल रहता है, क्योंकि लोगों के मन में यह बात पूरी तरह बैठ जाती है कि अगर किसी ने अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ किसी भी तरह का कोई भी कृत्य किया तो सीधे उसे मौत की सजा ही मिलेगी। उसके बाद फिर आगे चलकर दूसरा विद्रोह होता है जो अकत खां का विद्रोह होता है। अकत खां का विद्रोह जो होता है, इसमें यहां पर पॉइंट होता है कि तिलपत नामक एक स्थान होता है जहां पर अलाउद्दीन खिलजी जब वह रणथंभौर के अभियान के लिए जा रहा होता है तो ठहरता है, और वहां के एक ग्राम में वह बड़े शिकार करने की व्यवस्था करने का आदेश देता है। बड़े शिकार मतलब कि शिकार करने का उसका इच्छा रहता है, तो वह साफ तौर पर स्पष्ट आदेश दे देता है कि मैं बड़े शिकार में करूंगा, इस गांव में करूंगा। तो इन बातों को जब अकत खां को मालूम होता है, अकत खां को यह जानकारी मिलती है, तो वह विद्रोही मंगोलों की सहायता से, विद्रोही मंगोल या विद्रोही जो मंगोल मुसलमान थे या 9 मुसलमान थे, विद्रोही मंगोल थे, उनकी सहायता से अलाउद्दीन खिलजी पर हमला कर देता है। लेकिन इत्तफाक से अलाउद्दीन खिलजी का एक सेवक उसके सामने आ जाता है, और जो तीर होते हैं वो अलाउद्दीन खिलजी को लगते हैं, लेकिन एक मोटा रुई से बना हुआ वस्त्र पहने होने के कारण अलाउद्दीन खिलजी बुरी तरह घायल नहीं होता, और उसके जो नाजुक अंग होते हैं वो मीन्स उनको नुकसान नहीं पहुंचता है, वो मीन्स बच जाते हैं, और अलाउद्दीन खिलजी सही सलामत हो जाते हैं, बच जाता है, और उसका जो सेवक रहता है वह उसकी जान बचाने में सक्षम हो जाता है या बचा लेता है। लेकिन इसी समय होता फिर क्या है कि जो जिन्होंने हमला किया था वो पहुंच जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी के हरम में और कहते हैं कि हमें अब प्रवेश करना है, हमें कोई नहीं रोक सकता। तो हरम के जो अधिकारी होते हैं वो कहते हैं कि यदि अलाउद्दीन खिलजी को मार डाला गया है, आप लोग ये कह रहे हो, तो हमें उनका कटा हुआ सर दिखाओ, तभी हम प्रवेश करने देंगे। तभी एक घटना घटती है जो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग भी होती है कि अलाउद्दीन खिलजी का सर तो आता है, लेकिन वो कटा हुआ सर नहीं रहता, वो अपने पूरे शरीर के साथ होता है। और जैसे ही वो आते हैं तो उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के आने की खबर सुनकर जैसे ही जानकारी मिलती है कि वो जिंदा हैं और प्रवेश कर रहे हैं, तो डर से सभी भाग जाते हैं। फिर आगे चलकर मीन्स जो विद्रोही होते हैं उनको बहुत ही बुरी तरह से मीन्स पकड़ा जाता है, मौत की सजा सुनाई जाती है, मौत के घाट उतार दिया जाता है। तीसरा विद्रोह जो अलाउद्दीन खिलजी को फेस करना पड़ता है अपने विरुद्ध, वह था मलिक उमर तथा मंगू खां का विद्रोह। मलिक उमर और मंगू खां जो थे ये दोनों अलाउद्दीन खिलजी के बहन के बेटे थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के दौरान ये दोनों मिलकर उत्तर भारत में सैनिकों की भर्ती करना शुरू कर देते हैं। और जब अलाउद्दीन खिलजी को इस बारे में जानकारी मिलती है तो वह तुरंत अनुभवी अमीरों को भेजकर उनके इस योजना को विफल करा देता है, उनके इस विद्रोह को विफल करा देता है और इन दोनों को अंधा करा देता है, अंधा बना, इन दोनों की आंखें फोड़ दी जाती हैं सजा के रूप में। और इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी जो तीसरा विद्रोह था इसको भी दबाने में सफलता प्राप्त कर लेता है। चौथा विद्रोह जो था, जो कि हाजी मौला का विद्रोह था, यह अलाउद्दीन खिलजी के समय काल का सबसे चुनौतीपूर्ण विद्रोह भी माना जाता
है। कारण क्या है चुनौतीपूर्ण विद्रोह का? ये हाजी मौला दिल्ली के पूर्व कोतवाल फखरुद्दीन का एक दास रहता है, मुक्ति प्राप्त दास, यानी कि दास से यह मुक्त हो चुका रहता है। और ये करता क्या है कि जब अलाउद्दीन खिलजी अपने रणथंभौर अभियान में रहता है और दिल्ली के दोनों कोतवाल अलग अलग जगह पर अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं, तो यह लाल महल पर प्रवेश करके वहां पर हमला कर देता है और साथ ही साथ जो कोषाध्यक्ष है या कोषागार है, कोषागार को अपने नियंत्रण में ले लेता है। साथ ही साथ अश्वों का जो पूरा का पूरा स्थान रहता है उसको अपने नियंत्रण में ले लेता है, अस्त्रागार को अपने नियंत्रण में ले लेता है। और इस तरह से पूरे के पूरे मीन्स लाल महल और उसके आसपास के जो इलाके वहां पर यह अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है और अलाउद्दीन के खिलाफ विद्रोह कर देता है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी तेजी से इसके प्रति प्रतिक्रिया करते हैं और उसके बाद इस विद्रोह का भी दमन कर देते हैं और इसे मौत के घाट उतार देते हैं। हाजी मौला के विद्रोह के बाद अलाउद्दीन खिलजी को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि आखिर विद्रोह होते ही क्यों हैं। उन्हें यह तो समझ में आ जाता है कि विद्रोह हुए, लेकिन उन्हें यह भी मालूम रहता है कि आखिर अगर विद्रोह हो रहे हैं तो हो क्यों रहे हैं, उसका मूल कारण क्या है। और वो इस बात पर जब पूरी तरह से बारीकी से समझते हैं तो उन्हें यह समझ में आता है कि किसी भी विद्रोह के पीछे कुछ कारण होते हैं और वही कारण जो होते हैं वह मुख्य भूमिका निभाते हैं किसी भी सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह के लिए। तो वो कारण कौन कौन से थे, जब उनको वे ढूंढते हैं तो वहां पर उन्हें मालूम चलता है ये कारण है सुल्तान की अज्ञानता। अगर सुल्तान को अपनी प्रजा के बारे में जानकारी नहीं होती है, उनके विचारों को सुल्तान ध्यानपूर्वक नहीं समझते हैं, महत्व नहीं देते हैं, तो निश्चित रूप से प्रजा जो है प्रजा विरोधी हो जाती है या फिर उसके विरुद्ध विद्रोह कर देती है। दूसरी जानकारी उन्हें समझ में आती है मद्यपान। उन्हें यह समझ में आता है कि यदि लोग शराब पीते हैं तो शराब पीने के बाद वह अपने नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं और ऐसा होने पर लोगों को नियंत्रित कर पाना मुश्किल होता है और षड्यंत्रों की शुरुआत इसी में होती है। तीसरा हो जाता है जिसमें वो उन्हें मालूम चलता है धन। यदि जरूरत से ज्यादा धन किसी के पास एकत्रित हो जाता है तो वैसी परिस्थिति में भी लोगों के मन में यह भावना आ जाती है कि वह सब कुछ नियंत्रण कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, और ऐसी परिस्थितियों में वो क्या करते हैं, विद्रोह की प्रवृत्ति को चुनते हैं। और चौथा उन्हें कारण समझ में आता है मलिक व अमीरों की परस्पर घनिष्ठता। उन्हें यह भी समझ में आता है कि यदि कई अमीर आपस में वैवाहिक संबंधों के द्वारा एक पूरा गुट बना लेते हैं तो उन गुटों की आपस में विचारधारा और प्रवृत्ति किसी एक उद्देश्य के निहितार्थ होती है, किसी एक उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही कार्य करती है। और ऐसा होने पर वे साम्राज्य के विरुद्ध भी अगर काम करते हैं तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता और यह बहुत ही खतरनाक तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। इन बातों को, इन बारीकियों को जब अलाउद्दीन खिलजी ने समझा तो उसके बाद उसने कई निर्णय लिए और उन निर्णयों के द्वारा उसने यह भी मीन्स निर्णय किया कि वह इन विद्रोहों को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। इसमें वो कई प्रकार के जो नियम लागू करता है उसमें पहला वो नियम लागू करता है जब्ती, दूसरा लगाता है गुप्तचर प्रणाली का संगठन, तीसरा करता है वह मद्य निषेध और चौथा वह करता है वैवाहिक संबंधों पर प्रतिबंध लगाना। जब्ती में वो क्या करता है कि जितनी भी भूमि थी उन सभी भूमियों को राज्य के अधीन कर देता है, जिससे कि जितने भी जो अमीर थे और दूसरे जो व्यक्ति थे जिनके पास विशाल मात्रा में धन संग्रह पड़ा हुआ था या जमीन थी, वो सभी राज्य की होने के कारण उनके पास अतिरिक्त धन इकट्ठा होने की संभावना लगभग ना के बराबर हो जाती है। इसके संदर्भ में इतिहासकारों ने यह भी कहा है कि लगभग हर घर में जो धन था, धन की क्या हो गई थी, कमी हो जाती है। और यह धन की कमी किन घरों में, जिनके पास बहुत ज्यादा धन था उनका सारा धन निकल जाता है, क्योंकि उनसे उनकी सारी की सारी जो जमीनें थी वो राज्य के द्वारा वापस ले ली जाती हैं। तो इसका परिणाम यह होता है कि जब्ती व्यवस्था जो रहती है वह राज्य के संगठन में और शक्ति के केंद्रीकरण में बहुत ही सकारात्मक भूमिका निभाती है। दूसरा हमें मिलता है गुप्तचर प्रणाली का संगठन। सुल्तान की अज्ञानता विद्रोह का कारण होती है, यह बात उसे समझ में आ चुकी थी, तो इसका
वो उपाय क्या करते हैं कि वह बड़े पैमाने पर गुप्तचर व्यवस्था को संगठित करते हैं और इनका काम ही यही रहता है कि राज्य में घट रही छोटी से छोटी जानकारी भी अलाउद्दीन खिलजी को मिलनी चाहिए। यहां तक कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की गुप्तचर प्रणाली इतनी मजबूत थी, इतनी सशक्त थी कि किसी भी प्रकार की कोई चुनौती या परिस्थिति आती थी और या फिर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती थी तो उसका जो अनुमान या उसके बारे में जानकारी अलाउद्दीन खिलजी को सूचना प्रदान किए जाने के पहले ही मिल जाती थी। और साथ ही साथ जो विद्रोही प्रवृत्ति के अमीर हुआ करते थे वो अमीर अपने घरों तक में बातें जो है वो बहुत ही करते भी थे तो छुप कर किया करते थे या आवाज को धीमा करके कहा करते थे, क्योंकि उन्हें इस बात का पूर्ण विश्वास होता था कि अगर उन्होंने ऊंची आवाज में भी बात की तो ये जानकारियां, ये विद्रोह की प्रवृत्ति या किसी भी तरह का जो निर्णय जो साम्राज्य के लिए संभवतः खतरा हो सकता है, ऐसी बात अगर उन्हें लगी तो वो तुरंत अलाउद्दीन खिलजी के पास या सुल्तान के पास भेज दी जाएगी। और इन्हीं कारणों की वजह से जो सुल्तान की अज्ञानता की चुनौती थी उसको सुल्तान गुप्तचर प्रणाली के संगठन के द्वारा समाप्त कर देते हैं और मद्यपान को रोकने के लिए वो मद्य निषेध का नियम लागू कर देते हैं। दिल्ली में परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि किसी भी जगह पर मद्य की उपलब्धता रोक दी जाती है और साथ ही साथ जो भी व्यक्ति अगर मद्यपान करना भी चाहता था, कोई व्यक्ति जैसे अमीर जो होते थे तो उनके बारे में यह कहा गया है कि कई बार ऐसा होता था कि दिल्ली से कई कोस दूर वो जाते थे रात्रि के समय में मद्यपान करने के लिए, क्योंकि उन्हें यह साफ तौर पर मालूम होता था कि शहर में तो इसकी उपलब्धता है नहीं और अगर उपलब्धता उन्होंने कराने की कोशिश की तो उनके साथ अत्यधिक कड़ा व्यवहार किया जाएगा, दंड स्वरूप उन्हें हो सकता है मृत्यु दंड भी दे दिया जाए। और इस तरह से ये जो चुनौतियां थी इसका समाधान निकाला, मद्यपान से संबंधित चुनौतियों का समाधान निकाला मद्यपान निषेध के द्वारा सुल्तान ने। और अनदर जो पॉइंट था मलिक व अमीरों की परस्पर घनिष्ठता, इस समस्या को सुलझाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने वैवाहिक संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया। कहने का अर्थ है कि इसने नियम बना दिया कि कोई भी अमीर किसी दूसरे अमीर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करना चाहते भी हैं तो उन्हें सबसे पहले सुल्तान से अनुमति लेनी होगी, उसके बाद ही वो वैवाहिक संबंध स्थापित कर सकते हैं। और ऐसा किए जाने के कारण सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि विद्रोह होने की जो भी संभावनाएं या प्रवृत्तियां जो थी वो अलाउद्दीन खिलजी को समझ में आई, उसका उन्होंने समाधान निकाला, त्वरित समाधान निकाला। और इसका सबसे बड़ा उन्हें फायदा यह होता है कि जब तक वो शासन करते हैं आगे चलकर उन्हें विद्रोह जैसी समस्या का सामना फिर नहीं करना पड़ता है। और इसके बाद फिर वो अपने अन्य कदम जो है उनको आगे बढ़ाते हैं, जिसमें गुजरात विजय, रणथंभौर, चित्तौड़, देवगिरी अभियान, इन सभी पर वो सफलता प्राप्त करते हैं और साथ ही साथ अपनी बाजार नियंत्रण प्रणाली के द्वारा कीमतों को इतने व्यवस्थित तरीके से संचालित करते हैं कि लंबे समय तक, जब तक वो जीवित रहते हैं, उनका जो साम्राज्य है, खिलजी साम्राज्य है, वह व्यवस्थित रूप से चलता है, जिसमें किसी भी तरह की कोई समस्या या चुनौती नहीं आती है। इसमें निश्चित रूप से उसके कई सहयोगी भी थे जिन्होंने सहायता प्रदान की थी, जिसमें नुसरत खां, उलुग खां, मलिक कफूर जैसे लोगों का उन्हें पर्याप्त सहयोग मिलता है। और साथ ही साथ देवगिरी से लूटे गए धन और दूसरे राज्यों पर किए गए हमलों के द्वारा प्राप्त धन की भी पर्याप्त उपयोगिता यहाँ पर सिद्ध होती है। तो इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी के प्रारंभिक समय अवधि में जो चुनौतियाँ थी इसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की। आशा करता हूँ आपको ये जानकारियाँ समझ में आई होंगी और पसंद आई होंगी। जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।